अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, आज की वीडियो यंग लॉयर्स के नाम, इसमें हम बताएंगे कि प्लेंट किस तरह से बनती है। शुरू करने से पहले एक नज़र प्लेंट पर डालते हैं कि प्लेंट होती क्या है। दोस्तों, प्लेंट एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें प्लेंटिफ अपना स्टेटमेंट देता है और बताता है कि उसके साथ क्या क्या नाइंसाफी हुई है और फिर ऑनरेबल कोर्ट से उस नाइंसाफी की भरपाई मांगता है। सिंपली प्लेंट को यह भी कहा जाता है कि केस की शुरुआत का पहला कदम यानी स्टेप प्लेंट होता है। तो प्लेंट बनाने के लिए केस का होना लाजमी है। सपोज हमारे पास एक केस आया है और केस कुछ इस तरह से है। परवेज नाम का शख्स जो कराची का रिहायशी है और इसे एक प्लॉट पसंद आ जाता है और फिर परवेज मिलता है इस प्लॉट के मालिक से जिसका नाम मिस्टर राहिल है और फिर मिस्टर परवेज 20 लाख का टोकन मनी मिस्टर राहिल को देता है और दोनों पार्टीज एक एग्रीमेंट साइन करते हैं जिसमें एक शर्त ये होती है कि अगर फला फला तारीख पे मिस्टर राहिल जो प्रॉपर्टी का मालिक है अगर किसी भी वजह से सेल डीड देने में फेल हो जाते हैं तो फिर इस एग्रीमेंट को सेल डीड समझा जाएगा और फिर खरीदार यानी मिस्टर परवेज को प्रॉपर्टी का कब्जा दिया जाएगा। अब एग्रीमेंट की तारीख के मुताबिक मिस्टर परवेज 20 सितंबर 2019 को जाते हैं मिस्टर राहिल के पास फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ सेल डीड, लेकिन यहाँ मिस्टर राहिल अपनी बात से मुकर जाते हैं और सेल डीड देने से इनकार कर देते हैं। आइए देखते हैं कि इस केस की प्लेंट किस तरह से बनेगी। दोस्तों, प्लान बनाने से पहले हमें पर्टिकुलर्स ऑफ प्लान माइंड में रखने चाहिए जो ऑर्डर 7 रूल 1 से लेके 8 तक मेंशन हैं सीपीसी में, जिसके तहत पहला पर्टिकुलर है प्लान का द नेम ऑफ द कोर्ट इन विच द सूट इज ब्रॉट। अब हमारा केस कराची का है तो कराची में ही फाइल होगा, इसे हम लाहौर कोर्ट में फाइल नहीं कर सकते, तो हम यहाँ लिखेंगे इन द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज साउथ कराची सिंध। उसके बाद आपका आएगा केस नंबर आएगा, सिविल केस नंबर आपको कोर्ट प्रोवाइड करेगी, तो हम यहाँ पर ये ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद सेकंड पर्टिकुलर है प्लान का द नेम डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ द प्लेंटिफ, मतलब बिल्कुल यहाँ पे हम लिखेंगे प्लेंटिफ का एड्रेस वगैरह सब कुछ हम लिखेंगे। और हमारे केस में जो प्लेंटिफ हैं वो है मिस्टर परवेज, हम उसका एड्रेस वगैरह यहाँ पर लिख देंगे, रेजिडेंस लिख देंगे कराची वगैरह और लास्ट में लिख देंगे हम प्लेंटिफ। और उसके बाद हम लिख देंगे वर्सेस। वर्सेस का मतलब होता है कि अगेंस्ट के प्लेंटिफ किसके अगेंस्ट ये केस फाइल कर रहा है, किसके खिलाफ बात कर रहा है या किसको किसने पार्टी बनाया हुआ है, अपना निशाना बनाया हुआ है किसको, वो कहलाता है डिफेंडेंट। ठीक है, तो इसी तरह से थर्ड पर्टिकुलर जो हमारे पास है वो है कि आप वर्सेस के बाद आप डिफेंडेंट का फुल एड्रेस, रेजिडेंस, नाम, हर चीज़ लिखेंगे सिमिलरली जैसे आपने प्लेंटिफ का लिखा। और हमारे केस में मिस्टर राहिल जो हैं वो डिफेंडेंट हैं जो मुकर गए अपने एग्रीमेंट से वगैरह वगैरह, तो उसका हम यहाँ पर नेम, एड्रेस वगैरह, रेजिडेंस वगैरह चीज़ें यहाँ पर लिख देंगे। अब हमारा पहला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है हेडिंग का, जिसमें हमारा एक कोर्ट का नाम आ गया और आपका पार्टीज़ का नाम आ गया, उनकी रेजिडेंस एड्रेस आ गया। ठीक है, ये इसको कहते हैं हेडिंग। अब दूसरा पोर्शन हमारा शुरू होगा टाइटल ऑफ द सूट, कि हमारे केस का, हमारे सूट का टाइटल क्या है। तो हमारा टाइटल कुछ इस तरह से होगा कि सूट फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट डेटेड 20 सितंबर 2018। और इसके अलावा हम आगे लिखेंगे कि पहले डिक्लेयर भी कराया जाए, पोजीशन भी दी जाए और परमानेंट इंजेक्शन भी दिया जाए।
उस पर हम लिखेंगे डिक्लेरेशन, पोजीशन एंड परमानेंट इंजंक्शन। ये हमारा हो गया टाइटल ऑफ द सूट हो गया। टाइटल ऑफ द सूट के बाद अब यहां से शुरू होगा बॉडी ऑफ द प्लेंट, और इसमें प्लेंटिफ का स्टेटमेंट, क्लेम और जो भी लीगली रिक्वायर्ड बात होगी वो यहां लिखनी होगी, और इनको शॉर्ट पैराग्राफ्स में लिखना होगा, और हर एक पैराग्राफ में एक फैक्ट होना लाजमी है। दोस्तों, बॉडी ऑफ द प्लेंट दो पोर्शंस पर मुश्तमिल हैं। पहले पोर्शन को कहा जाता है फॉर्मल पोर्शन, और दूसरे पोर्शन को कहा जाता है सब्सटेंशियल पोर्शन। ये है हमारा फॉर्मल पोर्शन। इस फॉर्मल पोर्शन में स्टेटमेंट आता है व्हेन द कॉज ऑफ एक्शन अरोज। जैसे हमारे केस में कॉज ऑफ एक्शन तब अराइज हुआ जब डिफेंडेंट यानी राहिल ने इनकार कर दिया सेल डीड देने से। और फॉर्मल पोर्शन में ऐसे फैक्ट्स लिखते हैं जिनसे कोर्ट की जुरिस्डिक्शन शो हो। जैसे हमारे केस में प्रॉपर्टी सिचुएटेड है कराची में, और मिस्टर राहिल जो डिफेंडेंट हैं वो भी कराची का रहायशी है। सो कोर्ट के पास फुल जुरिस्डिक्शन है हमारे सूट की। उसके बाद फॉर्मल पोर्शन में वैल्यूएशन ऑफ सूट आता है, जिसके दो सबब होते हैं। एक होता है कोर्ट फी के हवाले से, और दूसरा होता है कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के हवाले से। यानी इससे पता चलता है कि कोर्ट के पास कितने हद तक जुरिस्डिक्शन होती है, और आप वैल्यूएशन के मुताबिक किस कोर्ट में सूट फाइल कर सकते हैं। जैसे हमारे केस में वैल्यूएशन 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो हमारा केस डिस्ट्रिक्ट जज के पास फाइल होगा। इसी तरह अगर आपके पास केस मुख्तलिफ हैं और ज्यादा वैल्यूएशन का है तो फिर आपका हाई कोर्ट में फाइल होगा। और अगर कम वैल्यूएशन का है, जैसे अगर 50,000 तक का है, तो फिर वो थर्ड क्लास सिविल जज के पास फाइल होगा, डिस्ट्रिक्ट जज या हाई कोर्ट में फाइल नहीं होगा। अब अगर बात की जाए सब्सटेंशियल पोर्शन की, तो दोस्तों इसमें आपको कॉज ऑफ एक्शन के हवाले से सारे स्टेटमेंट अलोंग विथ फैक्ट्स लिखने होंगे डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट। जैसे कि अगर कॉज ऑफ एक्शन किसी भी सूट में से मिसिंग होगा, मतलब उसमें नहीं लिखा जाएगा कॉज ऑफ एक्शन अगेंस्ट द डिफेंडेंट, तो फिर वो प्लेंट आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। जैसे हमने अपने केस में लिखा है कि डिफेंडेंट को इतनी बार बुलाया गया है रजिस्ट्रार ऑफिस में प्रॉपर्टी ट्रांसफर के हवाले से, लेकिन डिफेंडेंट नहीं आए और ना ही प्लेंटिफ से राबता किया। इसी तरह से इस पोर्शन में लायबिलिटी ऑफ डिफेंडेंट लिखना होगा और ब्रीफली बताना होगा कि डिफेंडेंट इज लायबल फॉर दिस एंड दिस, सो डिफेंडेंट को बुलाया जाए प्लेंटिफ के क्लेम का जवाब देने के लिए। उसके बाद आता है थर्ड और लास्ट पार्ट ऑफ द प्लेंट, जिसे प्रेयर कहा जाता है। दोस्तों, प्रेयर में आप सिंपली अपने सूट का रिलीफ मांगते हैं कोर्ट से, और हर एक रिलीफ आपको स्पेसिफिकली लिखना होगा जो प्लेंटिफ क्लेम कर रहा है सूट में। हर एक क्लेम को अलग अलग करके लिखना होगा, जैसे हमने अपने केस में लिखा है।
हैं।